हेलो एंड वेलकम। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू दोस्तों। आज मुझे कुछ रिक्वेस्ट आए हैं कि प्लीज़ सर कुछ आप वीडियो जो है हिंदी उर्दू में बनाएं ताकि हमारे लिए हमको भी समझने में आसानी हो। तो मैंने कोशिश किया है कि कुछ वीडियो जो है उसका हर वीडियो का मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों लेकर के आऊँगा ताकि जो हिंदी और उर्दू समझने वाले हैं उनके कंसेप्ट क्लियर हो। तो आज का हमारा वीडियो है, चूँकि हम पढ़ा रहे हैं ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी। देखिए, जो ट्यूटर्स हमारे हैं, जो भी यूट्यूब ट्यूटर्स हैं या जो भी ट्यूटर पढ़ाते हैं, मोस्टली वो इंडस्ट्रियल सेफ्टी को कवर करते हैं आपको। ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी और इंडस्ट्रियल हाइजीन को बहुत कम टच करते हैं, क्योंकि इंडस्ट्रियल हाइजीन को पढ़ाने के लिए एक बंदे के बैकग्राउंड जो है ना एमबीबीएस डॉक्टर होना चाहिए, यानी या कोई मेडिकल डॉक्टर होना चाहिए। तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी और इंडस्ट्रियल सेफ्टी लेकर के दो अलग अलग सेक्शन में लेकर के आऊँ आपके लिए। तो ऑक्यूपेशनल सेफ्टी जानने से पहले हमें हैजर्ड्स की क्लासिफिकेशन जानना जरूरी है। और ये हैजर्ड्स है क्या, सबसे पहले इसको हम प्रोनाउंस कैसे करेंगे। हमने बहुत सारे बीइंग ए सेफ्टी प्रोफेशनल हमने ये नोटिस किया है कि जब हम इंटरव्यू लेते हैं या इंटरव्यू देने जाते हैं तो जो क्वेश्चन पूछने वाला या क्वेश्चन आंसर देने वाले दोनों बंदे होते हैं, इसको गलत प्रोनाउंस करते हैं। तो हमारा सेफ्टी में कम्युनिकेशन होना बहुत जरूरी है। आपने जो भी तालीम लिया है, जो भी आपका एजुकेशन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसके साथ आपको चीज़ों को करेक्टली प्रोनाउंस करना और उसको एक्सप्रेस करना किसी के सामने, दैट्स कॉल्ड इंटरव्यू। ठीक है, तो इंटरव्यू के लिए और इन चीज़ों के लिए आपको इसको जानना बहुत जरूरी है। हैजर्ड्स को, इसको हम हजार्ड नहीं बोलते हैं, इसको हैजर्ड बोलते हैं। इसका क्योंकि ये एक तरह का नाउन भी है और एक तरह का एडजेक्टिव भी है। इस पे इसके फर्स्ट साइलेबल पे स्ट्रेस दिया जाएगा और उसको करेक्टली प्रोनाउंस किया जाएगा हैजर्ड। हैजर्ड को हम क्या बोलते हैं? हैजर्ड को हम खतरा कह सकते हैं ना, जो हमें नुकसान पहुंचा सके, जो हमें नुकसान पहुंचा सके। और वह नुकसान जो हमें विजिबल हो, जो स्पष्ट हो, जो जाहिर हो, जो दिखाई देता हो, जो दिखाई देता हो। सपोज करें हमारे शावर लेने हम जा रहे हैं और वहां पे लेते समय वहां पे हमने देखा कि कोई हमने केमिकल रखा हुआ, उसको क्लीन करने के लिए, टॉयलेट को क्लीन करने के लिए क्लीनर, टॉयलेट क्लीनर होता है, और हमने देखा नहीं और मैं साबुन लगाए हैं, उसको उठाया और जो है ना हम बॉडी पे डाल लिए। हमें ख्याल नहीं, क्योंकि हमने इसको कप में रखा था उसको क्लीन करने के लिए। तो वो केमिकल हमारी जब बॉडी पे पड़ेगा तो वो केमिकल हमारे लिए, वो केमिकल ही इटसेल्फ एक हैजर्ड है। क्योंकि हर चीज में, क्या जो पानी पीते हैं उसमें हैजर्ड नहीं है। जब हम पानी पीते हैं, पानी को अगर मात्रा से ज्यादा हम पी लेंगे तो पानी हमारे शरीर पे एक हैजर्ड का काम करेगा। हमारे शरीर के अंदर जब ज्यादा पानी हो जाएगा तो वो हमको नुकसान करेगा। ठीक है, तो हर चीज का, किसी भी सबस्टेंस का एक नॉर्मल डिग्री होता है। जैसे वो अपनी डिग्री से बढ़ेगा, अपने लेवल से बढ़ेगा, उसका एडवर्स इंपैक्ट होना चालू हो जाता है। दैट्स कॉल्ड हैजर्ड। ठीक है, अब इसका एक डेफिनेशन है कि समथिंग, बहुत फेमस डेफिनेशन है, something potential to cause harm। कोई चीज जिसके अंदर ताकत हो, शक्ति हो कि वह नुकसान पहुंचा सके, कोई चीज जिसके अंदर ताकत हो, शक्ति हो कि वह नुकसान पहुंचा सके, उसको हम हैजर्ड कहते हैं। उसी को हम हैजर्ड कहते हैं। और हैजर्ड, यूजुअली हैजर्ड जो है ना विजिबल होता है। जैसे मैंने पानी की मिसाल दिया आपको, केमिकल का मिसाल दिया। सपोज करिए यहाँ पे केबल है, मैं चल रहा हूं, यहाँ पे पढ़ा रहा हूं आपको, और नीचे मेरे केबल है, मैं आपसे बात कर रहा हूं, मेरे पैर के अंदर केबल ट्रैप हो गया और मैं गिर गया। ये केबल विजिबल था, इसको आइडेंटिफाई नहीं किया गया, लेकिन ये विजिबल था, हैजर्ड वहां पे था और हमने आइडेंटिफाई नहीं किया। इसी आइडेंटिफिकेशन को तो हम हैजर्ड आइडेंटिफिकेशन कहते हैं। लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि हैजर्ड जो है ऑब्वियस होता है, आपको कह सकते हैं ट्रांसपेरेंट होगा, आप उसको देख सकते हैं, विजिबल होगा वो। ठीक है, तो समथिंग पोटेंशियल टू कॉज हार्म, ये इसका डेफिनेशन हो गया। मैं चाहता हूं कि थोड़ा हिंदी उर्दू में बताऊं आप लोगों को, मेरा मकसद है कि मेरा मैसेज आप तक जाए। ठीक है, कोई चीज जो जिसके अंदर ताकत हो, शक्ति हो कि नुकसान पहुंचा सके। अब जो हार्म होता है, यह हार्म कई तरह का हो सकता है।
ये फिजिकल भी हो सकता है। मानते हैं कि हमने जो है यहाँ पे कोई गर्म चीज हमने टच कर लिया, कोई सरफेस था जो हॉट था, हमने हाथ लगाया और टच कर दिया और हाथ जल गई, कौन सा हैजार्ड हो गया? ये फिजिकल हैजार्ड है ना। ये वो गर्म था और हमारे फिजिकल नुकसान कर दिया उसने। उसके बाद से बायोलॉजिकल हैजार्ड हो सकता है। ठीक है, पानी हमने खुला रख दिया ग्लास के अंदर, हमने ढका नहीं और 2 घंटे के बाद हमने पिया, उसके अंदर बैक्टीरिया एक्यूमुलेट हो जाएगा, बैक्टीरिया पेनिट्रेट हो जाएगा उसके अंदर। या हमने कोई खाना, फ्रूट काट दिया हमने, एप्पल, और रख दिया, रखने के बाद हमने उसको ढका नहीं, कवर नहीं किया, बाद में मैं आया कहीं से और मुझे अरे मेरे फल तो खराब हो रहा है, मैं फल को उठाया और उसको हमने वॉश नहीं किया और हमने खा लिया, उसके अंदर बैक्टीरिया एक्यूमुलेट हो गया। बैक्टीरिया को सर्वाइव होने के लिए मॉइस्चराइजेशन और उसका फूड चाहिए, बैक्टीरिया वहां पे जनरेट होने लगेगा। ठीक है, और जैसे बैक्टीरिया उसमें जाकर उसके अंदर जो है डिकम्पोजिशन चालू हो जाता है। इंसान कोई जानवर जब मर जाता है तो मरने के बाद में उसके जिस्म में जो है ना, जब उसका डिकम्पोजिशन क्यों होता है? क्योंकि उसके अंदर जो है ना बैक्टीरिया पेनिट्रेट करने लगता है। बैक्टीरिया जैसे पेनिट्रेट करेगा उसके अंदर जो है डिकम्पोजिशन चालू हो जाएगा और डिकम्पोजिशन की वजह से जो है वो सड़ना शुरू कर देगा, डिकम्पोज होने लगेगा। ठीक है, तो हार्म जो है ना फिजिकल भी हो सकता है, फिजिकल, बायोलॉजिकल, केमिकल भी हार्म कर सकता है, इन्वायरमेंटल, ये कई तरह से हार्म कर सकता है। यानी कोई चीज जो किसी को फिजिकली हार्म कर दे, बायोलॉजिकली तरीके से हार्म कर दे, केमिकली तरीके से उसको हार्म कर दे, या इन्वायरमेंटली इंपैक्ट डाल करके हार्म कर सके। सपोज करें कोई केमिकल है और हमने जो किसी मछली के अंदर बहुत सारे तालाब के अंदर बहुत सारे मछली हैं और हमने जो कोई केमिकल उसके अंदर डाल दिया, उस केमिकल से वो उन मछली के बॉडी के रेसिस्टेंट को बियर नहीं कर पाया और वो बहुत एडवर्स इफेक्ट हो गया और वो मछली सारी मर गई। या उसके अंदर बहुत सारे इकोलॉजिकल जो है ना उसके अंदर जर्म्स और क्या क्या चीज पाए जाते हैं समुद्र के अंदर, वो सारे मर जाएंगे, उस तालाब में मर जाएंगे जो भी चीजें हैं उसके तालाब के अंदर। तो हमने इन्वायरमेंट को इंपैक्ट किया। ठीक है, इन्वायरमेंट में आपका सॉइल है, जैसे अब हमारे जो हम किसान हैं, हमारे खेत के अंदर जो है ना हम उसमें फर्टिलाइजेशन करते हैं, उसमें हम पौधे उपजाते हैं, उसमें हमने क्या किया, फसल उपजाते हैं और हमने उसमें क्या किया, कोई केमिकल ऐसा डाल दिया जो पूरी जो सॉइल है, सॉइल की फर्टिलाइजेशन को ही डिस्ट्रॉय कर दिया। तो हमने इन्वायरमेंटल इंपैक्ट भी डाला ना। तो ये हमारा हैजर्ड जो है ना, फिजिकल, बायोलॉजिकल, केमिकल, इन्वायरमेंटल और बहुत सारे इसके फॉर्म है। हम आगे डिटेल से पढ़ेंगे, मैंने सिर्फ इसके लिए डेफिनेशन के लिए आपको बता दिया। चलिए हम आगे की तरफ बढ़ते हैं कि हैजर्ड, समथिंग इज पोटेंशियल टू कॉज हार्म इज कॉल्ड हैजर्ड। और इसके बिना आप कोई भी इन्वेस्टिगेशन या सेफ्टी में आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है हैजर्ड के बारे में जानना। आगे यहां पर हम देख सकते हैं कि कुछ 5 तरीके का ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड हैजर्ड हमने यहां पे मेंशन किया है। कितने तरीके का? कम से कम 5 तरीके का। ये 5 तरीके का जो हैजर्ड, ऑक्यूपेशनल हेल्थ हैजर्ड हमने आइडेंटिफाई किया है, जिसके अंदर सबसे पहले केमिकल है। क्या है? सबसे पहले केमिकल है। अब इस केमिकल में डस्ट भी हो सकता है, डस्ट भी एक तरह का केमिकल है। और वो किस तरीके का डस्ट है? वो सिलिका डस्ट है, नॉन सिलिका डस्ट है, उसके बाद से वो किसी वुडन डस्ट है। फिर डस्ट का जो साइज भी होता है, इसका डिटेल से हम जब पढ़ेंगे ऑक्यूपेशनल सेफ्टी में तो आगे पढ़ते जाएंगे। और ये इंडस्ट्रियल हाइजीन में भी इसको पढ़ना पड़ता है। ठीक है, फाइबर की भी साइज होते हैं, गैसेज हैं, वेपर है, या कुछ उसके एसोसिएट जो हैजर्ड्स है, ये सारी जो है ना केमिकल है। क्या पानी एक केमिकल नहीं है? पानी भी एक केमिकल है जो हम सुबह शाम पीते हैं। हम जो ब्रश करते हैं, टूथपेस्ट भी केमिकल है। ठीक है, हम जो सॉप लगाते हैं, डिटर्जेंट लगाते हैं, साबुन लगाते हैं, या फिर हम शैम्पू करते हैं, ये सारे के सारी चीज तो केमिकल ही तो है जो हम डेली इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो उसके हैजर्ड्स भी होते हैं, बेनिफिट भी हैं, उसको बोलते हैं बेनिफिट और उसका नुकसान। तो उसके एडवांटेज भी है और डिसएडवांटेज भी हैं। ठीक है, उसी तरह का फिजिकल हैजर्ड्स है। फिजिकल हैजर्ड्स क्या है? अब नॉइज है, बहुत ज्यादा साउंड, जहां पे हम काम कर रहे हैं, शोर शराबा हो रहा है बहुत ज्यादा, तो एक्सपोज होते 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 इंसान जो है बहरा हो जाता है। ठीक है, उसको NIHL भी कहते हैं, नॉइज इंड्यूस हियरिंग लॉस। ठीक है, आगे डिटेल से पढ़ेंगे। जब नॉइज पढ़ेंगे तो वाइब्रेशन बहुत डेंजर चीज है बॉडी में। आप सपोज करें, आप जब ट्रेन में सफर करते हैं, हम लोग ट्रेन में सफर करते हैं या फ्लाइट में सफर करते हैं, उस समय हम देखते हैं कि जब हम पूरी रात
और दिन 24 घंटे का या 36 घंटे की जब सफर होता है, मैं खास करके हमारे इंडिया में बहुत ट्रेन का बहुत सफर लंबा होता है, तो हम जो है अपने बेड पर सोते सोते घर भी पहुंच जाते हैं, फिर भी हमारा बॉडी जो है ना ऐसे ऐसे मूवमेंट करता रहता है, क्योंकि बॉडी जो हमारा एक्लिमेटाइज हो जाता है, उससे जो है ना एक्सपोज हो जाता है उस किससे, वाइब्रेशन से, उस वाइब्रेशन से, उस नॉइज से, ठीक है। उसी तरह का रेडिएशन है। रेडिएशन आपको पता ही है, दो तरह के होते हैं, हीट से या किसी भी इंक्लीमेंट वेदर से, ठीक है। चलिए हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। बायोलॉजिकल हैजर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। हर जगह बैक्टीरिया आपको मिलेगी, बैक्टीरिया, फंगस, वायरस और ह्यूमन इंडोपैरासाइट्स। पैरासाइट्स किसको कहते हैं? तो बैक्टीरिया का फॉर्म नहीं है, और हमारे बॉडी पे होता है। जैसे हमारे सर के अंदर पहले जो है ना जुए हो जाते हैं, ये क्या एक तरह का पैरासाइट्स है। हमारे स्किन के ऊपर भी बहुत सारे पैरासाइट आपको नजर आएंगे, लेकिन हम नंगे आंख से नहीं देख सकते हैं उनको, ठीक है। बहुत सारे पैरासाइट्स होते हैं। साइकोसोशल, अब साइकोसोशल इसको हम फिजियोलॉजिकल भी हैजर्ड भी कहते हैं, ठीक है। इसको या कभी कभी हम साइकोलॉजिकल भी बोलते हैं इसको, फिजियो साइकोलॉजिकल, इसलिए इसको फिजियो सोशल भी कहा जाता है, ठीक है। अब यहां पे देख सकते हैं स्ट्रेस, काम का प्रेशर बहुत है। एक ही आदमी से जो है कंपनी 4 काम करवा रही है, बंदा बहुत जो है प्रेशर में है, तो काफी स्ट्रेस भी होता है आदमी के ऊपर। सब्सटेंस मिसयूज, ठीक है। वायलेंस एट द वर्क, अब एक आदमी जो है वो पूरा एक सेफ्टी ऑफिसर है, उसको बहुत सारा एरिया दे दिया गया, बहुत सारा काम है उसके ऊपर, बहुत सारा चेकलिस्ट बनाएगा, वो इंस्पेक्शन करेगा, बंदूक के साथ भी इंटरेक्शन करना है, टीबीटी करना है, बहुत सारा चेकलिस्ट फिल करना है। काफी क्लाइमेट गर्म है, उसको बैठने का जगह नहीं है, वहां पे बैठ करके अपना डॉक्यूमेंट बना रहा है, साइड में देखना है, उसको खुद कंप्लीट पीपीई में है, वर्कर को भी गाइड करना है कि पीपीई पहनने के लिए। तो बंदे के पास वहां पे क्या होता है, उसके बाद उसका सुपरवाइजर और मैनेजर है, बोला तुम तो काम ही नहीं कर रहे हो, तुम ऐसे कर रहे हो, तुम ऐसे कर रहे हो। तो ये सारे जो है ना वर्क प्लेस वायलेंस भी होता है इस तरह के, ठीक है। कास्ट के ऊपर, रेस के ऊपर, कंट्री के ऊपर, लैंग्वेज के ऊपर, ये सारे जो है ना बैरियर होते हैं, जिसकी वजह से जो है कभी कभी वर्क प्लेस वायलेंस भी हो जाता है, किसी बायसनेस हो जाती है ना, बायसनेस हो जाती है, इसकी वजह से जो है ना वर्क प्लेस वायलेंस हो जाते हैं, ठीक है। किसी ने फिजिकली किसी को हिट कर दिया, गर्मी का मौसम है, हीट स्ट्रेस है, झगड़ा हो गया, ये सारी जो है ना वर्क प्लेस वायलेंस के अंदर आते हैं। एर्गोनॉमिक्स है, एक आदमी जो है ना पूरा दिन जो है, एक ऑफिस स्टाफ बैठ कर डॉक्यूमेंट बना रहा है, काम कर रहा है ऑफिस के अंदर, उसका छोटा सा चेयर है, एक ही टेबल है, जिसके जो एक टेबल है, एक चेयर इधर से, एक चेयर इधर से, बीच में एक टेबल है, दो आदमी आमने सामने मुंह करके बैठे हुए हैं, ठीक है। वो छींक रहा है तो उसको बुरा लग रहा है, वो खांस रहा है तो उसको बुरा लग रहा है, उसका ब्रीदिंग उसको एक्सपोज हो रहा है, उसका सांस जो है ना उसको एक्सपोज हो रहा है, ठीक है। वो एक टेबल पे जगह नहीं है, वहां पे पानी है, कंप्यूटर है, लैपटॉप है, उनका केबल कनेक्शन है, माउस है, कीबोर्ड है, एंड दैट प्लेस इज वेरी नैरो, ठीक है। प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं है, प्रॉपर लाइटिंग नहीं है, ठीक है, एसी काम नहीं कर रहा है। तो ये सारे जो है ना वर्क प्लेस और पोस्चर के ऊपर, अब उसको पूरा उसका चेयर जो है ना टूटा हुआ प्लास्टिक की चेयर पे बैठकर पूरा दिन काम कर रहा है वो, या उसका चेयर जो है ना आर्म रेस्ट और शोल्डर रेस्ट और बैक रेस्ट काम नहीं कर रहा है उसका, वो बंदा जो है ना उसका पोस्चर सही नहीं है, या बार बार एक मैनुअल हैंडलिंग करने वाला आदमी बार बार उठा करके ऐसे फेंक रहा है, किसी चीज को ऐसे ऐसे फेंक रहा है, इसका बॉडी का मूवमेंट हो रहा है बार बार, उसका पोस्चर जो है ना ऑकवर्ड पोजीशन में जा रहा है बार बार, ये इसके बॉडी में एर्गोनॉमिक्स पैदा करते हैं। या वर्क प्लेस लेआउट जो है, जैसे मैंने बताया, काम जगह जहां पे काम कर रहा है वो जगह अच्छी नहीं है, इसलिए जो है बंदा जो है ना, ये सब सभी जो है ना हैजर्ड में होते हैं, एर्गोनॉमिक्स के अंदर आते हैं, ठीक है। चलिए हम आगे तरफ बढ़ते हैं। तो ये 5 में से 5 हमने कैटेगरी पढ़ा, फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल, साइकोसोशल, एर्गोनॉमिक्स। चलिए अब कुछ फॉर्म ऑफ हैजर्ड भी हम पढ़ेंगे। आपने तो अभी पहले 5 ऑक्यूपेशनल हैजर्ड पढ़ा, आप कुछ फॉर्म ऑफ हैजर्ड पढ़ते हैं, यानी फिजिकल हैजर्ड्स के अंदर, फिजिकल हैजर्ड्स में क्या क्या आते हैं। अभी देख सकते हैं यहां पे, मटेरियल वेस्ट, इनगल्फमेंट, ओवर प्रेशर, स्लीप, ट्रिप एंड फॉल्स, ठीक है। ओवर प्रेशर है किसी के ऊपर, कोई स्लिप कर गया, कोई ट्रिप कर गया, कोई गिर गया। क्रशिंग हैजर्ड्स,
यानी कोई दो ऑब्जेक्ट के अंदर में किसी का आदमी का हाथ आ गया और उसका जो है पिंच पॉइंट हो गया, एक क्रश कर गया, फिंगर कट गया, हाथ कट गया, वहां पे फायर हैजर्ड्स है, एक्सप्लोजन भी हो सकता है, कोरोजन भी है। कोरोजन मतलब कोई भी जो है मेटल के अंदर कोरोजन पैदा हो गया। थर्मल डिकम्पोजिशन है, थर्मल डिकम्पोजिशन है, वाटर रिएक्टिविटी हैजर्ड्स है। ठीक है, ये सारे जो है ना इनको हम फिजिकल हैजर्ड्स के अंदर काउंट किया जाता है। ठीक है, अब इनका मीनिंग तो आप सब जानते होंगे, ये और जानना बहुत जरूरी है सेफ्टी प्रोफेशनल के लिए। चलिए यहां पे आप देख सकते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ हैजर्ड्स को दो हिस्सों में बांटा गया है। किस में बांटा गया है? एक है मैकेनिकल हैजर्ड, दूसरा है नंबर 2 नॉन मैकेनिकल। अभी मैकेनिकल क्या चीज है? मैकेनिकल उसको कहते हैं जो हैजर्ड मैकेनिकल फंक्शन से, किसी भी मशीनरी से ओरिजिनेट हो, जनरेट हो, उसको मैकेनिकल हैजर्ड्स कहा जाता है। अब देखें, आपने पहले भी जाना है, एक होता है BSEN, उसके बाद से होता है ओशा, जो एक तरह का अमेरिकन स्टैंडर्ड है, उसके बाद से आपने देखा होगा नियोश भी अमेरिकन स्टैंडर्ड है। उसके बाद से NFPA, ये भी एक स्टैंडर्ड का नाम है। तो अभी जो आप बोर्ड के ऊपर देख रहे हैं नेशनल फायर प्रिवेंशन एसोसिएशन, आप यहां पे देख सकते हैं लिखा हुआ है मशीनरी हैजर्ड, जिसको मैकेनिकल हैजर्ड कहा जाता है। ठीक है, इसका स्टैंडर्ड है मैकेनिकल हैजर्ड का BSEN ISO, यानी ISO है ये। ठीक है, ये 12100 आइडेंटिफाई करता है दो तरह के हैजर्ड्स, मैकेनिकल हैजर्ड और नॉन मैकेनिकल हैजर्ड। मैकेनिकल हैजर्ड आपके सामने बोर्ड पे लिखे हुए हैं, वो कौन से हैं? क्रशिंग, किसी दो ऑब्जेक्ट के बीच में आकर के आपका पार्ट्स ऑफ बॉडी दब जाना, दैट इज कॉल्ड क्रशिंग, क्रश कर जाना, दब जाना। शेयरिंग, कोई चीज जो है ना शेयर कर जाना, यानी कट करके दो हिस्सों में बट जाना। कटिंग और सीवियरिंग, कटिंग का मतलब दो हिस्सों में बट जाना भी होता है और कुछ हिस्सा कट जाना। सपोज करिए आपका उंगली जो है थोड़ा सा इस पे इंपैक्ट हुआ और कट गया, यानी पूरा कट के अलग भी नहीं हुआ, लेकिन इसको कटिंग कहेंगे। ठीक है, सीवियरिंग भी बोलते हैं उसको। इंटेंगलमेंट, कोई चीज चलते हुए पार्ट में किसी लूज आभूषण का या किसी ज्वेलरी का, किसी गहने का, जैसे हमने कंधे पे स्कार्फ रखा हुआ है, हमने कोई चादर रखी हुई है और हम काम कर रहे हैं, या हमारा क्लॉथ जो है लूज है, हमने गले के अंदर कोई ज्वेलरी पहन रखी है, घड़ी पहन रखी है, या हमारे लंबे लंबे बाल हैं, ये सारे जो है ना किसी भी रोटेटिंग पार्ट के अंदर अगर फंस जाता है तो उसको कहते हैं हम इंटेंगलमेंट हो जाना। ये जानना इतना जरूरी है कि आप जब कभी भी कोई एक्सीडेंट का इन्वेस्टिगेशन करेंगे तो इसके बिना आप सही से इन्वेस्टिगेशन कर ही नहीं सकते, इसलिए आपको ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। ड्रॉइंग, अब ड्रॉ का मतलब होता है कि कोई चीज यहां पड़ी हुई है और मैं खींचते उसके अंदर चला गया, या मेरा कोई पार्ट ऑफ बॉडी चला गया और ड्रॉइंग कर लिया, अपनी तरफ खींच लिया, वो अपनी तरफ वैक्यूम कर लिया, ये भी एक तरह का हैजर्ड है। या ट्रैपिंग, ट्रैप हो गया, ठीक है, इधर से चारों तरफ से चीजें काम कर रही है और बीच में जाकर के मैं ट्रैप हो गया। इंपैक्ट, मैं यहां पे सपोज करें एक्सकेवेशन हो रही है और एक्सकेवेशन करके मिट्टी बाहर जो है ऑपरेटर डाल रहा है और एक आदमी 4 मिनट हो रहा है, फोन पे बात कर रहा है, उसका ख्याल कहीं और है, और वो जो है ना मशीन का जो बास्केट है उस आदमी को हिट कर गया, दैट्स कॉल्ड इंपैक्ट। ओके, स्टेपिंग एंड पंचरिंग, स्टेबिंग होना, स्टेबिंग का रियली मीन होता है
चाकू घोंप देना, यानी किसी जिस्म के किसी भी हिस्से में सुराख कर देना कोई एक्सटर्नल और फॉरेन ऑब्जेक्ट से, ठीक है, उसको स्टैबिंग कहते हैं। पंचर करना या इजेक्शन, इजेक्शन का मतलब होता है, आप सपोज करें कि आप ग्राइंडिंग कर रहे हैं, ग्राइंडिंग करते हैं तो उसके अंदर से जो डस्ट पार्टिकल जो है ना, मेटल का पार्टिकल फ्लाई करता है, उसको हम कहते हैं इजेक्शन, कहते हैं उसको इजेक्शन। फ्रिक्शन और एब्रेजन, फ्रिक्शन जब किसी दो मेटल को आपस में कांटेक्ट में आता है तो उसके अंदर फ्रिक्शन पैदा होता है, ठीक है। और एब्रेजन, ये हमारे हाथ है ना, अगर बाय द वे किसी रोटेटिंग पार्ट में या शार्प पार्ट में हमारा हाथ लग गया और ये स्किन जो है का ऊपरी हिस्सा जो है स्क्रैच हो गया, उसको बोलते हैं एब्रेजन, लाल हो जाना या इसके ओरिजिनल फॉर्म से दूसरे फॉर्म में आ जाना, ठीक है। हाई प्रेशर फ्लूइड भी मैकेनिकल हैजार्ड है, यानी ये सारे जो है ना मैकेनिकल हैजार्ड्स हैं। अब हम इसके कुछ पिक्चर से इसको समझेंगे, ठीक है। अब यहां पर देख सकते हैं आप, ये दो ऑब्जेक्ट्स हैं, इन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में इसका हाथ आ गया, इसको बोलते हैं हम क्रशिंग। यहां पे अब यहां से ये जो शार्प प्लेट है, कोई भी प्लेट है, ये जो है ना इस चीज को चीर रहा है, इसको बोलते हैं हम शीयरिंग। यहां पर आप देख सकते हैं क्या है, ये एक मशीन है जो किसी ना किसी ऑब्जेक्ट को काट करके, ठीक है, कटर मशीन भी बोलते हैं इसको हम लोग, ठीक है। तो ये जब भी इसमें कोई फिंगर जाएगी, कोई पार्ट जाएगा तो काट देगा इसको बोलते हैं हम कटिंग एंड सीवरिंग, ठीक है। चलिए हम थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब यहां पे इंटेंगलमेंट, जैसे मैंने बता चुका हूं कि कोई लूज क्लॉथिंग गारमेंट्स हो, हेयर हो आपका, उसके बाद से कोई, हम यहाँ पे बहुत सारे जो वर्कर हैं यहाँ पे ब्रेसलेट पहन लेते हैं, ठीक है, ये सारा जो है ना इंटेंगलमेंट का कॉज बनता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ड्रॉइंग, अभी बंदा यहाँ पे खड़ा था, सडनली इसका हाथ यहाँ पे ट्रैप हो गया और इसको अब घुमाते घुमाते अपने तरफ खींचता जा रहा है, इसको ड्रॉइंग कहेंगे। ये इंपैक्ट देख सकते हैं, कोई ऑब्जेक्ट जो है किसी इंसान के ऊपर लग जाना या फॉल कर जाना या उसके कांटेक्ट में आ जाना, उसको बोलते हैं इंपैक्ट। ये सारे जो इलिस्ट्रेशन मैंने इसलिए दिखाया है कि आपके माइंड में फिक्स हो जाए, और प्लीज इसको हमेशा याद रखिएगा, ये आपने निबोश में भी पढ़ा होगा और आगे भी इसकी जरूरत पड़ेगी, जब कभी भी आप इन्वेस्टिगेशन करेंगे तो इसको जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो प्लीज चलिए हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे स्टैबिंग, जैसे मैंने बताया था कि ये जो स्क्रू ड्राइवर है, स्क्रू ड्राइवर से पकड़ के आदमी कुछ ऐसा काम कर रहा है, सडनली जो स्लिप हुआ, फोर्स अप्लाई किया और डिसलोकेट हुआ और हमारे हाथ में पेनिट्रेट कर गया, दैट इज कॉल्ड स्टैबिंग एंड पेनिट्रेशन, ठीक है। पंचर करना। फ्रिक्शन, अब किसी ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में आकर के और स्किन का डैमेज हो जाना, रबिंग होने की वजह से लाल पड़ जाना, डैमेज हो जाना, या एपिडर्मिक या सुपरफिशियल या स्किन डैमेज हो जाना, इसको बोलते हैं एब्रेजन। तो अगर जब कभी आप रिपोर्ट बनाइएगा ना सेफ्टी प्रोफेशन, तो इस बात को ख्याल रखिएगा, फ्रिक्शन, एब्रेजन, स्टैबिंग, पंचर, ये सारी चीजें, इजेक्शन, ठीक है। ये हाई प्रेशर जो फ्लूइड है का एक पिक्चर है कि जब कभी फ्लूइड जो है ना, फ्लूइड कभी कभी इतना प्रेशर में होता है, इतना प्रेशर होती है कि आपके बॉडी को अंदर पेनिट्रेट करके बाहर निकल सकता है वो, ठीक है। तो उसको इजी में ना ले। ये सारे जो है ना, ये सारे हैजर्ड्स हो गए। अब चलिए मैं आपको आगे की तरफ लेके चलता हूं। अब हम आगे नॉन मैकेनिकल हैजर्ड्स में, यानी ये हैजर्ड जो है ना मैकेनिकल से, यानी किसी मशीनरी से डायरेक्टली जो है ना इमिशन नहीं होगा, नहीं निकलेगा, और इसका भी स्टैंडर्ड BSEN ISO 12100 है, जिसको हम नॉन मैकेनिकल हैजर्ड्स भी कहते हैं। जिसमें कौन सा चीज है, नॉइस है। नॉइस बहुत ही खतरनाक चीज है, इसका शॉर्ट एक्सपोजर, लॉन्ग एक्सपोजर आपको बाद में जाकर के बहरा बना देगा, ठीक है। इसका नॉइस का एक स्पेशल चैप्टर है, जब हम पढ़ेंगे नॉइस तो स्पेशल चैप्टर पढ़ेंगे इसके बारे में। वाइब्रेशन के बारे में भी पढ़ेंगे हम, कंपन जिसको बोलते हैं हम, कांपना। इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ेंगे, हाई लो टेम्परेचर के बारे में पढ़ेंगे हम, और रेडिएशन के बारे में, रेडिएशन दो तरह के होते हैं, ठीक है, आयोनाइजिंग, नॉन आयोनाइजिंग, उसके भी पढ़ेंगे हम लोग। इलेक्ट्रिसिटी के हैजर्ड्स के बारे में और उसके जो है ना फॉर्मूला पढ़ेंगे कि कैसे उसका रेसिस्टेंस काम करता है, और जब इलेक्ट्रिसिटी हमारे बॉडी पे एक्सपोज होती है तो क्या क्या चीजों को कंसीडर किया जाता है, ठीक है, सारे डिटेल से पढ़ेंगे। हैजर्डस सबस्टेंस, कोई भी सबस्टेंस जिसके अंदर हैजर्डसनेस है, जिसके अंदर हैजर्ड्स है, पोटेंशियलिटी है कि आपको नुकसान पहुंचा सके, ये सारे जो है ना नॉन मैकेनिकल में आते हैं, ठीक है। क्लियर, आगे की तरफ बढ़ते हैं, इसको याद रखिएगा आप, ये क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब हम हैजर्ड्स को
जब हमारे बॉडी के ऊपर जब उसका इंपैक्ट होता है तो हम 3 चीजों को कंसीडर करते हैं कि इसका इंपैक्ट कितना गहरा होगा। मिसाल के तौर पे वो मटेरियल क्या है या वो एनर्जी क्या है। आप सपोज करें कि एक इतना पतला, यानी समझ लीजिए कि अगर 2 इंच का या 1 इंच का डाया का कोई पाइप है जिससे जो है ना प्रेशर जा रही है, कोई फ्लूइड फ्लो हो रहा है, ठीक है, तो उसका प्रेशर कम होगा क्योंकि उसका डाया कम है। और प्रेशर कितना अप्लाई किया जा रहा है, एक तो 2 चीज मैटर करती है, हाउ मच प्रेशर वी आर अप्लाइंग फॉर दैट, ओके, एंड व्हाट इज द डाया ऑफ द एग्जिट पॉइंट दैट पाइप, उस पाइप का क्या डाया क्या है, ठीक है, उसी के हिसाब से इसका इंपैक्ट होगा। और वो मटेरियल क्या है, वो मटेरियल की प्रॉपर्टीज क्या है, उस मटेरियल का क्लासिफिकेशन क्या है, उसका बॉडी के ऊपर या किसी चीज पर कितना इंपैक्ट है। सपोज करें आप एसिड ले लें, एसिड कितना खतरनाक है, दिखता तो पानी के जैसा है, जहां कहीं भी गिरेगा स्किन उसका, सपोज करें हमारे स्किन पे उसका एसिड आ गया, अगर एसिड का कंटेक्ट हो गया, एसिड के कंटेक्ट होने से हो सकता है कि मेरा एपिडर्मिक डैमेज हो जाए, हो सकता है कि हमारा डर्मिस डैमेज हो जाए, या सबक्यूटेनियस पार्ट्स जहां पे हमारा ब्लड वेसल्स होते हैं वहां तक पहुंच जाइए और वहां तक डैमेज हो जाए, यानी डीप टिश्यू भी डैमेज हो सकता है। तो तीनों लेयर डैमेज कर सकता है। वो इतना डिपेंड करता है कि कितना है, कि उसका क्वांटिटी क्या है, उसका सिविरिटी क्या है, उसका पोटेंशियलिटी क्या है, ये बहुत डिपेंड करता है, ठीक है। अब सपोज एक और एग्जांपल देता हूं, आपको बुखार है, फीवर, और आपने एक पैरासीटामोल लिया, पैरासीटामोल 500 mg का आप लेते हैं और आप जो है एक यंग मैच्योर नौजवान है तो आपको उतना प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन क्या 500 mg मिलीग्राम हम एक बच्चे को देंगे? नहीं देंगे, क्योंकि उस बच्चे को देंगे तो उसके लिए बहुत ज्यादा उसका एडवर्स इफेक्ट उसके बॉडी पे हो जाएगा। तो हर चीज, हर सब्सटेंस, चाहे पानी क्यों ना हो, मेडिसिन क्यों ना हो, उसका पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एडवर्स इफेक्ट है, उसका इफेक्ट भी है और एडवर्स इफेक्ट है। इसलिए जानना जरूरी है कि मटेरियल क्या है और एनर्जी। मटेरियल और एनर्जी 2 फॉर्म हो उसके होंगे। इंटेंसिटी ऑफ एक्सपोजर, उसका एक्सपोजर का इंटेंसिटी क्या है, क्या वो एक्यूट है, यानी वो शॉर्ट टर्म है, शॉर्ट टर्म एक्सपोजर है, शॉर्ट टर्म एक्सपोजर, या लॉन्ग टर्म एक्सपोजर। ये दोनों में से डिपेंड करता है कि कौन है, लॉन्ग टर्म है कि शॉर्ट टर्म है, उसकी इंटेंसिटी क्या है, और उसका नहीं, ये इसके अंदर आएगा, ये इसके अंदर आएगा ड्यूरेशन ऑफ एक्सपोजर में, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। और इंटेंसिटी जो है उसकी, यानी इंटेंसिटी मतलब तीव्रता, उसकी गति, उसका फोर्स किस तरह का है, उसका फोर्स कितना है उसके ऊपर, तब जो है उस एक्सपोजर को कंसीडर किया जाता है। तो आपने पढ़ा हैजर्ड्स क्या हैं। हैजर्ड 2 तरह के हमने पढ़ा, 5 तरह के हैं। उसके बाद से फिजिकल हो गया, बायोलॉजिकल हो गया, केमिकल हो गया, साइको सोशल हो गया, एर्गोनॉमिक्स हो गया, इन्वायरमेंट हो गया। उसके बाद हमने पढ़ा कि मैकेनिकल, एज पर BSEN के हिसाब से हमने पढ़ा मैकेनिकल और नॉन मैकेनिकल। नॉन मैकेनिकल को हमने क्लासिफाई किया और हमने मैकेनिकल को क्लासिफाई किया। तो मुझे लगता है कि हैजर्ड्स का कंसेप्ट आपका बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। और आप चाहे बेसिक सेफ्टी लर्नर हैं या आप कोई सीनियर प्रोफेशनल है, यही आपको हर जगह मिलेगी। इसमें एक चीज और मैं बताऊंगा नेक्स्ट स्लाइड में आपको कि सोर्स ऑफ हैजर्ड, उसको भी हम आपको आगे बताएंगे, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आऊंगा फॉर्म ऑफ काइनेटिक हैजर्ड्स और नॉन काइनेटिक हैजर्ड्स। सो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं आपसे। प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और आपका कमेंट आना चाहिए। इसलिए कुछ हमारे जो व्यूअर्स हैं उन्होंने कमेंट किया कि सर आप उर्दू और हिंदी में भी बनाएं ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो। और इंग्लिश में बोलने और हिंदी उर्दू में बोलने का मतलब नहीं है, मतलब यह है कि मकसद यह है, पर्पस यह है कि मैसेज जो है आप तक क्लियर पहुंच जाए और आपको समझ में आए। हम सीखने और सिखाने का ये प्रोसेस चालू रखेंगे, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। हम आपको क्वेश्चन आंसर भी लेकर के आएंगे
जो और सारे आजकल के जो बहुत ट्रेंडिंग एएसपी और सीएसपी के एग्जाम में आते हैं उस पर भी हम लोग बहुत सारे काम करेंगे। बने मेरे साथ, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।